जय हिंद एवरीवन। आज तक का सबसे लंबा वीडियो यही होने वाला है भाई। लेकिन जितने लोगों को एनसीसी बी का पेपर देना है ना, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो उनको कोई फेल नहीं कर सकता है। और बस वीडियो देखने से नहीं होगा भाई, उसको अपने नोटबुक में नोट करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। तो लग जाओ यार, जितने लोगों को एनसीसी का पेपर देना है। देखो मैं भी नोट बनाया हूँ और पता है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। अब देखो आपको एनसीसी दर्पण में भी खोजने की ज़रूरत नहीं रहेगी और एनसीसी हैंडबुक में भी खोजने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देखो जैसे राष्ट्रीय एकता हो गया, या मतलब प्राकृतिक आपदा हो गया, या मतलब वेपन ट्रेनिंग हो गया, मैप रीडिंग हो गया, कंपास किसे कहते हैं, हथियारों के बारे में जानकारी, मतलब जितना भी एनसीसी के बारे में पढ़ाया जाता है शुरू से लेकर लास्ट तक 2 साल में जितना कुछ भी पढ़ाया जाता है ना, उतना मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता दूंगा भाई। पेन और कापी लेकर बैठने की ज़रूरत है तो बैठ जाना, ठीक है ना। जिन भाइयों को पास होना होगा बस उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सारे भाई परेशान भी थे तो मैं सोचा हूँ एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूँ, बार बार परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। ड्रिल चैप्टर से लेकर राष्ट्रीय एकता तक जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, जो हर साल पेपर में पूछा जाता है और इस साल भी पेपर में पूछा जाएगा और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो सब मैं आप लोग को एक ही वीडियो में बता दूंगा। कहीं भी खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो भाई, ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को किस तरह से देखोगे। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, देखो मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूँ और मेरे कॉलेज में जो पीआई स्टाफ परेड कराने के लिए आते हैं, वो जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं मैं सब एक ही जगह नोट कर लिया हूँ, उसका नोटबुक बनाकर, और वो आप लोग के सामने आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरे जो एनओ सर बताए हैं वो भी मैं नोट किया हूँ। और मैं पहले साल का पेपर भी देखा हूँ जो हर साल पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, वो सब मैं नोट कर लिया हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए भाई आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और पेन और कापी लेकर बैठना। अगर एनसीसी का पेपर पास करना होगा तो तभी आप कुछ कर पाओगे। तो इसलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखो आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर ये लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा ना, तो बोला हुआ तो समझ में आएगा ही भाई। मैं सब कुछ बोलते जाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रिल से स्टार्ट करेंगे और राष्ट्रीय एकता तक जाएंगे, ठीक है ना। देखो आप लोगों को मतलब पूरा नोट करते जाना है, तभी कुछ कर पाओगे। और देखना पेपर देकर आना, उसके बाद से इस वीडियो में कमेंट करना। 100% बोल रहा हूँ, अगर पूरा याद कर लेते हो तो आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात आ जाती है ड्रिल। तो ड्रिल किसे कहते हैं? किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल की शुरुआत सन 1666 ईस्वी में जर्मनी के जनरल ड्राल द्वारा शुरू किया गया था। इंडिया में 1834 ईस्वी में पूना में आया, ठीक है ना। पूरा नोट करते जाना, ठीक है, वीडियो स्टॉप करके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस बोलता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, जो हर साल पेपर में आता है। देखो ड्रिल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन ड्रिल, दूसरा होता है क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल किसे कहते हैं? ओपन ड्रिल यह खुली एरिया में किया जाता है। और क्लोज ड्रिल कहाँ होता है? क्लोज ड्रिल यह परेड ग्राउंड में किया जाता है। अब आ जाता है ड्रिल के सिद्धांत। तो ड्रिल के सिद्धांत क्या है? मजबूती, चुस्ती और तालमेल। वर्ड ऑफ कमांड कितने भागों में बांटा गया है? वर्ड ऑफ कमांड को 2 भागों में बांटा गया है, एक चेतावनी और एक कार्रवाई, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ड्रिल का उद्देश्य। तो ड्रिल का उद्देश्य क्या है? कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना। देखो आपको एनसीसी का पेपर देना है तो पॉइंट में लिखना है, ठीक है ना। पॉइंट में लिखोगे तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। पहला पॉइंट है कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना। दूसरा है कैडेट्स को ड्रेस पहनाना तथा चलना फिरना सिखाना। तीसरा है कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने का आदत डालना सिखाना। चौथा है कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना। पांचवा है ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। अब आ जाती है ड्रिल की बुरी आदतें। तो आंखों का घुमाना, दूसरा पॉइंट पाँव को घिसट कर चलना, तीसरा पॉइंट बूट में उंगलियों को हरकत करना, चौथा पॉइंट एड़ियों को आपस में टकराना, पांचवा पॉइंट अनावश्यक हरकत करना। अब आ जाता है नीचे खुली लाइन चल में और अगली लाइन तथा पिछली लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है। तो खुली लाइन चल में 150 इंच और निकट लाइन चल में 60 इंच का फासला होता है। अब आ जाता है एनसीसी कैडेट गर्ल्स 1 मिनट में 110 कदम चलती हैं और बॉयज़ 1 मिनट में 116 कदम चलती हैं। अब इसी में आ जाता है फुट ड्रिल के सिद्धांत क्या हैं। तो फुट ड्रिल के सिद्धांत है पाँव को तेज़ी से आगे निकालना, घुटनों को तेज़ी से झुकाना,
तीसरा पॉइंट ठीक ठहराव देना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या अंतर है। देखो मैं आप लोग को जितना इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी अभी भी बहुत कुछ है एनसीसी दर्पण में, लेकिन वो हर साल नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों को वो सब नहीं बता रहा हूँ। तो देखो ये विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या अंतर है। जब दोबारा फालिंग न करना हो और ऑफिसर परेड पर हाजिर हो तो विसर्जन की कार्रवाई की जाती है। जब दोबारा फालिंग करना हो तो लाइन तोड़ की कार्रवाई की जाती है। लाइन तोड़ की कार्रवाई करते समय सैल्यूट का प्रयोग नहीं किया जाता है। विसर्जन की कार्रवाई करते समय दाहिने मुड़कर सैल्यूट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो आज़ादी के बाद भारत को कितने लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। तो आज़ादी के बाद भारत को 5 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। भारत पाकिस्तान युद्ध 1948, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान 1965, भारत पाकिस्तान 1971, कारगिल युद्ध 1999, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं शस्त्र प्रशिक्षण। ड्रिल से सब कुछ खत्म हो गया, अब वेपन ट्रेनिंग में आ जाते हैं। तो वेपन ट्रेनिंग में देखो एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं, 10 जवान होते हैं। सेक्शन का कमांडर हवलदार रैंक का होता है। सेक्शन का सबसे बड़ा हथियार एलएमजी और रॉकेट लॉन्चर होता है। किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले आप क्या सावधानियां बरतेंगे। अपने देखो क्या सावधानियां बरतेंगे, पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट, अपने हथियार को स्वयं जांच करें। दूसरा पॉइंट, पूरे स्क्वाड के हथियार को जांच करें। तीसरा पॉइंट, जांच के समय हथियार के बैरल का रुख स्क्वाड से दूसरी ओर हो। अब बात कर लेते हैं राइफल को खोलने से पहले क्या करना चाहिए। तो पहला जांच शस्त्र की कार्रवाई और दूसरा मैगजीन व चेंबर की मुलाहिजा। अब बात कर लेते हैं राइफल से फायर करने के पोजीशन। तो लेट कर, बैठ कर, घुटनों के बल, खड़े होकर, ठीक है ना। 4 प्रकार से फायर किया जाता है। अब राइफल की सफाई में किन किन सामानों की ज़रूरत होती है। तो राइफल की सफाई में तेल, फ्लेनर, चेम्बर, क्लिनिक स्टिक, पुल थ्रू की ज़रूरत होती है। अब बात आ जाती है लीड किसे कहते हैं। तो टारगेट और निशाने के बीच के फासले को लीड कहते हैं, ठीक है ना। अब बात आ जाती है हाफ काक की पहचान क्या है। तो हाफ काक की पहचान क्या है, पॉइंट में डालकर लिखना है। पहला पॉइंट, ट्रिगर नहीं दबता। दूसरा पॉइंट, लीवर ऊपर नहीं उठता। तीसरा पॉइंट, सेफ्टी कैच काम नहीं करता। अब आ जाती है राइफल की सफाई की आवश्यकता कब पड़ती है। तो राइफल की सफाई की आवश्यकता कब पड़ती है। पहला पॉइंट, फायरिंग से पहले। दूसरा पॉइंट, फायरिंग के दौरान। तीसरा पॉइंट, फायरिंग के बाद। अब आ जाती है सही निशाना लगाने का सिद्धांत। तो सही निशाना लगाने का क्या सिद्धांत है, मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। अब नीचे आ जाता है राइफल सफाई के डिब्बे में क्या क्या सामान होता है। तो पहला होता है कॉम्बिनेशन टूल। दूसरा होता है बॉडी साफ करने का ब्रश। तीसरा होता है ग्रेफाइट ग्रीस की ट्यूब। चौथा होता है चिंदी। अब आ जाता है फायरिंग के बुनियादी वसूल। देखो फायरिंग का बुनियादी असूल, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। वो बोलेंगे मजबूती जैसे दुरुस्त शीर्ष, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, तो वो नहीं है, ठीक है ना। देखो ये है लक्ष्य की स्थिति, श्वास नियंत्रण, गोली चलाना, अनुगमन। ये क्या है, फायरिंग के बुनियादी वसूल, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं देखो .22 राइफल के बारे में। तो .22 राइफल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है .22 डिलक्स राइफल और एक होता है .22 नंबर 2 MK4 राइफल। तो आपको पढ़ना है .22 डिलक्स राइफल, ठीक है ना। लेकिन मैं दोनों के बारे में बता दिया हूँ, तो इसको आप लोग देख लेना। देखो .22 नंबर 2 MK4 राइफल की लंबाई 45 इंच होती है और .22 डिलक्स राइफल की लंबाई 43 इंच 110 सेंटीमीटर होती है। और देखो .22 नंबर 2 MK4 का वजन होता है 8 पाउंड 10 औंस और .22 डिलक्स राइफल की लंबाई होती है 6 पाउंड 2 औंस। और देखो .22 नंबर 2 MK4 राइफल का मैगजीन क्षमता 10 राउंड होता है और .22 डिलक्स राइफल का मैगजीन क्षमता 5 राउंड होता है। और दोनों का मतलब कारगर रेंज सेम होता है 25 गज, ठीक है ना। मजर वेलोसिटी .22 डिलक्स राइफल का 1030 फुट प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं .22 डिलक्स राइफल का कैलिबर कितना होता है। तो .22 इंच होता है। और राइफल को खोलने व जोड़ने का क्रम। तो राइफल को खोलने का क्रम देखो .22 डिलक्स राइफल का खोलने का क्रम मैं बता रहा हूँ। तो देखो बायनेट, सीलिंग, बोल्ट, मैगजीन और जोड़ने का क्रम इसी का उल्टा हो जाएगा, मैगजीन, बोल्ट, सीलिंग और बायनट। अब बात कर लेते हैं यहाँ राइफल
राइफल पर कितनी जगहों पर नंबर लिखे होते हैं? तो राइफल पर 7 जगहों पर नंबर लिखे होते हैं। बैनेट पर, सीलिंग पर, बोल्ट पर, मैगजीन पर, बैक साइड पर, फोर साइड पर और बट प्लेट पर। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं बैरल की सफाई के लिए क्या होता है। तो मतलब ये बैरल की सफाई के लिए जो होता है ना 4 इंच 4 इंच 4 × 2 इंच और तेल में लगाने के लिए बैरल में तेल लगाने के लिए 4 × 1.5 इंच। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं एसएलआर एसएलआर के बारे में। तो एसएलआर का बट जो बट प्लेट होता है 3 तरह से होता है। एक छोटी बट होता है जो कि 44.35 इंच का, नॉर्मल बट होता है 44.85 इंच और लंबी बट होता है 45.35 इंच। अब देखो राइफल का बैनेट के साथ लंबाई, इसका मैं बता रहा हूँ 7.62 एसएलआर का। तो इसका बैनेट के साथ लंबाई 1397 mm होता है, 55 इंच। अब बात कर लेते हैं खाली मैगजीन के साथ वजन। तो खाली मैगजीन के साथ वजन होता है 4.4 केजी। ये मैं एसएलआर का बता रहा हूँ। ठीक है ना? भारी मैगजीन का वजन 5.1 केजी, भारी मैगजीन और संगीन के साथ 5.392 केजी। अब आता है बैनेट का वजन। तो 283 ग्राम, खाली मैगजीन का वजन 255 ग्राम, भारी मैगजीन का वजन 709 ग्राम। अब बात कर लेते हैं मैगजीन क्षमता। तो 20 राउंड होता है। ठीक है ना? और नॉर्मल फायर 5 राउंड, रैपिड फायर 20 राउंड, फास्टर देन रैपिड 60 राउंड होता है। अब बात कर लेते हैं देखो 5.56 इंसास राइफल का। तो फिक्स बट के साथ लंबाई 960 mm, बैनेट के साथ लंबाई 1130 mm, बिना मैगजीन राइफल का वजन 3.6 केजी, खाली मैगजीन राइफल का वजन 3.69 केजी, भारी मैगजीन के साथ राइफल का वजन 4.1 केजी। अब बात कर लेते हैं खाली मैगजीन का वजन। तो 90 ग्राम, भारी मैगजीन का वजन 350 ग्राम, बैनेट का वजन 285 ग्राम। अभी मैं आप लोगों को एक ही जगह 5.56 इंसास राइफल और 7.62 एलएमजी और एलएमजी के बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है ना? वहाँ पर कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। देखो बैनेट की लंबाई 170 mm, साइट रेडियस 470 mm। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ फायर। तो नॉर्मल फायर 60 राउंड पर मिनट और बेस्ट ब्रस्ट फायर 90 राउंड पर मिनट, तेज फायर 150 राउंड पर मिनट और चक्री फायर 600 से 650 राउंड पर मिनट। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर साल पेपर में पूछा जाता है। देखो 5.56 इंसास राइफल के हिस्से पुर्जों का नाम: बॉडी हाउसिंग असेंबली, बैरल असेंबली, हाइडिंग कॉकिंग असेंबली, पिस्टन एक्सटेंशन असेंबली, ब्रीच ब्लॉक असेंबली, रिक्वायल स्प्रिंग असेंबली। अब बात कर लेते हैं 7.62 एलएमजी के बारे में। एलएमजी पैदल सेना का बुनियादी हथियार है। इसको ब्रेन गन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ 2 जवान रहते हैं। इसको एक एक करके तथा एक साथ चक्रीय फायर किया जाता है। इसके गन का बोर 7.62 mm होता है और गन का वजन 9.2 केजी, बैरल के साथ लंबाई 1130 mm और बैरल की लंबाई 621 mm। अब बात कर लेते हैं खाली मैगजीन का वजन। तो खाली मैगजीन का वजन 395.89 ग्राम, भारी मैगजीन का वजन 1.106 केजी, मजल वेलोसिटी 2700 फीट प्रति सेकेंड और कारगर रेंज इसका होता है 500 गज, वाइपॉड पर 1000 गज और ट्राईपॉड पर 2000 गज। अब बात कर लेते हैं धीमी फायर। तो धीमी फायर 28 राउंड पर मिनट, तेज फायर 84 राउंड पर मिनट, चक्रीय फायर 400 से 550 राउंड पर मिनट। अब बात आ जाती है एलएमजी कितने भागों में खुलती है। तो एलएमजी 5 भागों में खुलती है और 5 भागों में जुड़ती है। ठीक है ना? पहला होता है पिस्टन, खुलने वाला है। ठीक है? पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप, वाइपॉड ग्रुप और ये जुड़ने वाला है। ठीक है ना? वाइपॉड इसी का उल्टा हो जाएगा, वाइपॉड ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप, बैरल ग्रुप, पिस्टन ग्रुप। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक ही जगह मैं आप लोग को सब बोला हूँ ना, अभी एक ही जगह बता दूंगा। देखो निम्न हथियारों में आमतौर पर कितनी जगह गोलियां भरी जाती हैं। स्टेन में 18 राउंड भरी जाती है, एसएलआर में 20 राउंड, इंसास में 20 राउंड और एलएमजी में 28 राउंड है। अब देखो हथियारों का कारगर रेंज: स्टेन का 30 गज, एसएलआर का 300 गज, इंसास का 400 गज, एलएमजी का 500 गज। एक ही जगह लिख दिया हूँ तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और देखो इसका हथियारों का मजल वेलोसिटी। तो स्टेन का 1200 फीट प्रति सेकेंड, एसएलआर का 2700 फीट प्रति सेकेंड और इंसास का 900 मीटर प्रति सेकेंड, एलएमजी का 2700 फीट प्रति सेकेंड।
अब बात कर लेते हैं मैप रीडिंग। हथियार का खेला खत्म, अब आ गया मैप रीडिंग। तो मैप किसे कहते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना। कागज का वह टुकड़ा जिस पर पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग को कन्वेंशनल साइन सांकेतिक चिन्हों द्वारा सूक्ष्म रूप में दर्शाया जाता है, उसे मैप या मानचित्र कहते हैं। अब आता है मापक के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। लघु मानचित्र, दीर्घ मानचित्र और मानक मापक मानचित्र। अब आ जाती है मानचित्र के उपयोग। तो मानचित्र का उपयोग कहाँ करते हैं, तो देख लो, पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट है भूमि पर अपने स्थिति का पता लगाना। दूसरा पॉइंट है एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूरी तथा दिशा ज्ञात करना। तीसरा पॉइंट है भूमि पर शत्रु की स्थिति का पता लगाना। चौथा पॉइंट है मार्च करने के लिए उचित रास्तों का चुनाव। पांचवा पॉइंट है युद्ध के समय चाल की योजना बनाना। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मानचित्र में किन वस्तुओं को किन रंगों से प्रदर्शित करते हैं। तो लाल एवं काला रंग मानव निर्मित वस्तुएं, नीला रंग जलीय आकृतियां, हरा रंग वनस्पतियों के लिए और भूरा रंग धरातली आकृतियों के लिए और पीला रंग कृषि वाली भूमि के लिए। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मानचित्र को कैसे सेट करें। अगर लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप लोग याद कर लेना, मानचित्र को कैसे सेट करें। देखो, सबसे पहले मैप को लेकर जमीन पर रख दें। कंपास के हेयर लाइन को मैप के काले लाइन के सीध में रखकर मैप को अपने दाहिनी तरफ तब तक घुमाएं जब तक मैप की काली लाइन कंपास की हेयर लाइन और कंपास की सुई जो वास्तविक उत्तर की ओर प्रदर्शित करती है एक सीध में ना आ जाए। जब ये तीनों एक सीध में आ जाए तो समझिए आपका मैप सेट हो गया। ठीक है ना। और देखो, ये नीचे ग्रिड रेखाएं किसे कहते हैं, तो मानचित्र पर हल्के गुलाबी रंग की खड़ी और पड़ी रेखा को ग्रिड रेखा कहते हैं। ईस्टिंग तथा नॉर्दिंग रेखाएं क्या होती हैं, तो मैप पर खड़ी ग्रिड रेखा को ईस्टिंग लाइन कहते हैं क्योंकि इनकी संख्या का क्रम पूरब की ओर बढ़ता है, और पड़ी ग्रिड रेखा को नॉर्दिंग रेखा कहते हैं क्योंकि इनकी संख्या का क्रम उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सर्विस प्रोटेक्टर क्या है। तो प्लास्टिक, लकड़ी अथवा पट्टे आदि का बना हुआ एक आयताकार यंत्र होता है जो कि मुख्यतः नक्शे पर दिक्मान खींचने व मापने के काम आता है, जिसकी लंबाई 6 इंच तथा चौड़ाई 2 इंच होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको आप लोग लिख लेना। देखो, सर्विस प्रोटेक्टर के क्या उपयोग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। दूरी पढ़ना, समांतर रेखाएं खींचना, ग्रिड बेयरिंग पढ़ना, 6 अंकीय ग्रिड निर्देशांक ज्ञात करना। अब बात आ जाती है सांकेतिक चिन्हों का निर्धारण कौन करता है। तो सांकेतिक चिन्हों का निर्धारण भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सांकेतिक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह और रासायनिक सांकेतिक चिन्ह। अब बात कर लेते हैं जीपीएस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। जीपीएस मतलब फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। इसका परिभाषा है यह उपग्रहों और प्रापक यंत्रों की एक प्रणाली है जो लोगों और उपकरणों को पृथ्वी पर उनके स्थिति की सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। जीपीएस परिचय प्रणाली 24 उपग्रहों से मिलकर बना होता है जो 12 घंटों में पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्विस प्रोटेक्टर 3 प्रकार के होते हैं। पहला अर्धवृत्ताकार, दूसरा वृत्ताकार, तीसरा आयताकार। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कंपास के बारे में। तो देखो, कंपास क्या होता है, यह एक गोल डिबिया नुमा यंत्र होता है जिसकी सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर की ओर प्रदर्शित करती है। प्रिज्मेटिक कंपास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सूखा कंपास, दूसरा होता है तरल कंपास, लिक्विड कंपास। ठीक है ना। देखो, सेना में मुख्यतः लिक्विड कंपास का प्रयोग किया जाता है। लिक्विड कंपास का पूरा नाम लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 होता है। बात आ जाता है कंपास का उपयोग। ठीक है ना। तो पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए, दूसरा पॉइंट चुंबकीय दिक्मान पढ़ने के लिए, तीसरा पॉइंट किसी विशिष्ट दिशा में मार्च करने के लिए, चौथा पॉइंट मानचित्र को दिशानुकूल करने के लिए। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कंपास के हिस्से पुर्जों का नाम। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया, इस साल भी पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा, याद कर लेना। ठीक है ना। दर्पण में भी दिया है। तो कंपास के हिस्से पुर्जों का नाम टंग नाच, टंग लीड, ग्लास विंडो, हेयर लाइन, लबर लाइन, डायरेक्शन मार्क। अपने हिसाब से याद कर लेना, 10 याद कर लेना। उत्तर के प्रकार, उत्तर 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ।
वास्तविक उत्तर, ग्रिड उत्तर और चुंबकीय उत्तर। अब बात कर लेते हैं दिक्मान कितने प्रकार के होते हैं। तो दिक्मान तीन प्रकार, उत्तर दिशा दिशा के आधार पर बियरिंग, मतलब दिक्मान का इंग्लिश होता है बियरिंग। बियरिंग तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक दिक्मान, दूसरा होता है ग्रिड दिक्मान और तीसरा होता है चुंबकीय दिक्मान। अब बात कर लेते हैं उत्तर दिशा का पता लगाना। तो उत्तर दिशा का पता कैसे कैसे लगता है। कंपास विधि, दूसरा सूर्य विधि, तीसरा मस्जिद विधि, चौथा कब्र विधि। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं स्थिति के आधार पर दिक्मान कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थिति के आधार पर दिक्मान दो प्रकार के होते हैं। पहला अग्र दिक्मान और दूसरा पृष्ठ दिक्मान, बैक फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग। ठीक है ना। अब देखो अब आ गया एफसीबीसी। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं एक ही जगह लिख दिया हूँ, आप लोग देख लो। फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं। फील्ड क्राफ्ट का हिंदी होता है क्षेत्रकला। इसका परिभाषा होता है वह कला है जिसमें जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए अपने न्यूनतम हानि के साथ दुश्मन को अधिकतम हानि पहुंचाता है। 5F क्या है। 5F ढूंढना, पीछा करना, मूर्ख बनाना, फंसाना, गोली चलाना। ठीक है ना। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भूमि कितने प्रकार के होते हैं। हर बार पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा। आप लोग देख लेना, पेपर देकर आना तो कमेंट करना। ठीक है ना। भूमि चार प्रकार के होते हैं। पहला समतल और खुली भूमि, दूसरा टूटी फूटी भूमि, तीसरा ऊंची भूमि, चौथा छिपी भूमि। अब बात कर लेते हैं दूरी के आधार पर भूमि कितने प्रकार के होते हैं। तो दूरी के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। अग्र भूमि जो कि 300 गज तक, मध्य भूमि 500 गज तक, दूर भूमि 500 गज से अधिक। अब बात कर लेते हैं दूरी अनुमान लगाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो दूरी अनुमान लगाने के तरीके वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है ना। पहला है इकाई का तरीका, दूसरा है दिखाई का तरीका, तीसरा है की रेंज विधि, चौथा है सेक्शन का औसत विधि, पांचवा है हाविंग विधि, छठवां है ब्रैकेटिंग विधि। चीज़ें क्यों दिखाई देती है, हर बार पूछा गया है, इस बार पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा। आप लोग देख लेना, नोट कर लेना। ठीक है ना। चीज़ें क्यों दिखाई देती है, आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, तिमिर, चित्र, हरकत। इन्हीं कारणों की वजह से चीज़ें दिखाई देती हैं। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कितने प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल फाइल फॉर्मेशन, दूसरा फाइल फॉर्मेशन, तीसरा डायमंड फॉर्मेशन, चौथा एरो हेड फॉर्मेशन, पांचवा स्पीयर हेड फॉर्मेशन, छठवां एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं किन कारणों से दूरी अधिक आंकी जाती है। जब कम रोशनी हो, सूर्य देखने वाले के सामने हो, तंग घाटी से देखने पर, ऊपर से नीचे देखने पर, नज़दीक की वस्तु से दूर की वस्तु छोटी हो, टारगेट और देखने वाले के मध्य उठी जमीन हो। अब बात कर लेते हैं कम दूरी के अनुमान कब होते हैं। जब ज़्यादा रोशनी हो, सूर्य देखने वाले के सामने हो, नीचे से ऊपर देखने पर, नज़दीक की वस्तु से दूर की वस्तु बड़ी हो, टारगेट और देखने वाले के मध्य उठी जमीन हो। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कैंसिलमेंट क्या होता है। तो प्राकृतिक आकृतियों के पीछे अपने आप को इस प्रकार से छिपाना कि दुश्मन के नज़र व फायर से बचा जा सके, कैंसिलमेंट कहलाता है। कैमोफ्लेज क्या होता है, यह एक कला है जिसमें कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करके कैंसिलमेंट हासिल किया जाता है। ठीक है। आप लोग नोट करते जाना। देखो आर कितने प्रकार के होते हैं। आर दो प्रकार के होते हैं, नजरी आर और दूसरा होता है फायर से आर। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, पहला सरल लक्ष्य, दूसरा कठिन लक्ष्य। प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं। प्लाटून फॉर्मेशन तीन प्रकार के होते हैं, 1 फॉर्मेशन, 2 फॉर्मेशन, 3 फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं स्काउट और पेट्रोल, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्काउट से आप क्या समझते हैं। तो देखो जब कोई छोटी टुकड़ी गश्त लगाने या घात लगाकर हमला करने के लिए बाहर जाती है तो सबसे आगे चलने वाली 2 या 3 सैनिक क्षेत्र और शत्रु के विषय में उस टुकड़ी को सूचनाएं देती हैं। इन्हीं को स्काउट कहते हैं। स्काउट उस टुकड़ी का आँख और कान होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई सेना रहती है जो मतलब मान लो कहीं जाती है गश्त लगाने या मतलब हमला करने के लिए, एम्बुश लगाकर घात लगाकर हमला करने के लिए, तो सबसे पहले 2 या 3 सैनिक चलते हैं और जो 2 या 3 सैनिक चलते हैं ना, वो जो हमारा दुश्मन रहता है उसके बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में सभी जवानों को जानकारी देते हैं। तो यही स्काउट होते हैं। ठीक है ना। आप लोग समझ लेना। अब बात आ जाती है पेट्रोल किसे कहते हैं। तो पेट्रोल वे छोटी टुकड़ियां होती हैं जो शत्रु की शक्ति, संख्या
स्थिति और इरादों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजी जाती हैं। और पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला रेकी पेट्रोल, दूसरा प्रोटेक्टिव पेट्रोल। रेकी पेट्रोल का हिंदी होता है छानबीन गश्ती दल, प्रोटेक्टिव पेट्रोल का हिंदी होता है बचाव गश्ती दल। देखो, बच्चा छानबीन गश्ती दल किसे कहते हैं? रेकी पेट्रोल। तो पॉइंट में लिखना है, पहला पॉइंट है दुश्मन की स्थिति, तैयारी तथा इरादों के बारे में जानकारी एकत्र करना। दूसरा है दुश्मन की पहचान, भौगोलिक तथा इरादा के बारे में जानकारी एकत्र करना। तीसरा है दुश्मन की प्रवृत्ति और प्रकृति के बारे में जानकारी एकत्र करना। ठीक है ना। अब बात आ जाती है प्रोटेक्टिव पेट्रोल, बचाव पेट्रोल। तो पहला पॉइंट है दुश्मन की पेट्रोल को अपनी सेना और क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्र करने से रोकना। दूसरा है दुश्मन के आगमन पूर्व सूचना भेजना देना। तीसरा है शत्रु को हमेशा उलझाए रखना। चौथा है नो माइंस लैंड पर कब्जा करना। अब बात करते हैं रेकी पेट्रोल में सैनिकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 से 4। और प्रोटेक्टिव पेट्रोल में सैनिकों की संख्या कितनी होती है? तो 20 से 25। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं घात या एम्बुश। तो एम्बुश किसे कहते हैं? चलते या अकाल्पनिक ठहरे हुए दुश्मन पर छिपी हुई जगह से अचानक घात लगाकर हमला करना एम्बुश कहलाता है। ठीक है। अब देखो एम्बुश के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है दुश्मन को अधिक से अधिक बर्बाद करना। दूसरा है दुश्मन से सूचनाएं प्राप्त करना। तीसरा है दुश्मन को तंग करना ताकि उसे अधिक से अधिक ट्रूप्स लगाने को विवश होना पड़े। अब बात करते हैं एम्बुश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मौके का एम्बुश, तैयारी का एम्बुश। ठीक है ना। एम्बुश की कितनी पार्टियां होती हैं? तो एम्बुश की 4 पार्टियां होती हैं। स्काउट पार्टी, कवरिंग पार्टी, रिजर्व पार्टी, स्टाफ पार्टी। ये सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ भाई, देख लेना। ठीक है ना। देखो, अब बात कर लेते हैं साइट पिक्चर, साइट रेडियस, साइट इलाजमेंट और जीरोइंग। ये हर बार पूछा जाता है, आप लोग देखे भी होंगे। तो साइट पिक्चर किसे कहते हैं? फायरर की आंख बैक साइड ऑपरेचर होल के मध्य से फोर साइड टिप तक मिलाने की कार्रवाई को साइट पिक्चर कहते हैं। साइट रेडियस किसे कहते हैं? बैक साइड ऑपरेचर होल से फोर साइड टिप तक की दूरी को साइट रेडियस कहते हैं। साइट इलाजमेंट, फायरर की आंख बैक साइड ऑपरेचर होल तक एक काल्पनिक रेखा बनती है, उसे साइट इलाजमेंट कहते हैं। जीरोइन, हथियार के लगी हुई साइडों के ऊपर नीचे दाएं बाएं गोली को पॉइंट एम तक मिलाने की कार्रवाई को जीरोइन कहते हैं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आई रिलीफ किसे कहते हैं? तो फायरर की आंख बैक साइड ऑपरेचर होल के बीच की दूरी को आई रिलीफ कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। महिला एनओ की ट्रेनिंग ग्वालियर में होती है, पुरुष एनओ की ट्रेनिंग नागपुर में होती है। अब बात कर लेते हैं आपदा प्रबंधन। तो आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित घटना जिसमें अपार भारी जान माल की क्षति होती है, आपदा कहलाती है। संकट किसे कहते हैं? प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित घटनाएं जिसमें मानव जीवन एवं संपदा की हानि होती है, उसे संकट कहते हैं। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसी मुसीबतें जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं होती हैं, अचानक से आ जाती हैं, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदा है वो सारा का सारा। अब देखो, आपदाओं के समय प्रशासन के मुख्य कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपदाओं के समय प्रशासन के मुख्य कार्य हैं। पहला पॉइंट है संचार के साधनों को पुनः चालू करना। दूसरा है खोज तथा बचाव कार्य। तीसरा है परिवहन के साधन जुटाना। चौथा है ऊर्जा का चालन करना। पांचवा है स्वास्थ्य एवं दवाइयों को सुविधा प्रदान करना। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न था ये, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लेना। ठीक है ना, पूछा जाएगा। प्रश्न है कैडेट लड़ाई के समय सिविल प्रशासन की मदद कैसे कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे? पहला पॉइंट आपको लिखना है जनता का मनोबल ऊंचा रखकर। दूसरा पॉइंट लिखना है अफवाहों को फैलने से रोककर। तीसरा पॉइंट लिखना है अतिरिक्त सुरक्षा में मदद। चौथा पॉइंट लिखना है नागरिक सुरक्षा के कार्यों में मदद। और पांचवा लिखना है बिजली, नर्सिंग, ट्रैफिक कंट्रोल ईटीसी। ठीक है ना। अब देखो सड़क दुर्घटना के क्या कारण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला यातायात के नियमों का पालन न करना। दूसरा शराब पीकर वाहन चलाना। और तीसरा खराब वाहनों का प्रयोग।
और चौथा तेज गति से वाहन चलाना, ठीक है ना। अब देखो, अब आ गया राष्ट्रीय एकता। तो अभी तक तो मैं सारा का सारा इम्पोर्टेंट बताया हूँ, ये भी आप लोग को नोट करना है। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? तो किसी राष्ट्र के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम व निष्ठा होती है। राष्ट्रीय एकता एक मनोभाव है, निष्ठा और भक्ति की एक भावना है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्र होता है। जरूर आएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भारत में राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है। तो लोग जाति धर्म तथा भाषा के आधार पर, इसका आंसर है लोग जाति धर्म तथा भाषा के आधार पर स्वतंत्र प्रांतों की मांग कर देश के छोटे छोटे टुकड़े कर देश को निर्बल बना रहे हैं। बनाकर अपने सीमित स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। अतः देश को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनसीसी कैडेट का राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है। तो क्या भूमिका है? पहला है राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, दूसरा है गरीबी उन्मूलन, तीसरा है सड़क निर्माण, चौथा है उच्च शिक्षा, पांचवा है भ्रष्टाचार एवं बुराइयों को हतोत्साहित करना, और छठवां है मानव संसाधन विकास। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय एकीकरण किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय एकता की भावना को बनाने एवं मजबूत करने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों के नाम। तो सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना, जातिवाद, राजनीतिक पार्टियां, ठीक है ना। अब देखो, ये अब जितना अभी मैं बता रहा हूँ ना, मैं सब छाट छाट कर लिखा हूँ, ठीक है ना। जितना इम्पोर्टेंट है वही, तो आप लोग पूरा नोट करते जाना और देख भी लेना, यही सब पूछा जाएगा। देखो, नेतृत्व क्या है। तो नेता वह व्यक्ति होता है, मतलब यही पूछा है नेता किसे कहते हैं। तो नेता वह व्यक्ति होता है जो अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को सकारात्मक और कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। अब बात आ जाता है नेता कितने प्रकार के होते हैं। तो नेता 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसिस फायर, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नेता के 10 गुण। तो ये भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। नेता का 10 गुण अपने लिख लेना, आप लोग याद कर लेना। पहला बुद्धिमत्ता, पहल की क्षमता, विनोद प्रियता, उत्साह, निष्पक्षता, आत्मविश्वास, सहानुभूति, दृढ़ संकल्पता, स्पष्टता, प्रभावशाली व्यक्ति। नागरिक किसे कहते हैं। तो नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने राज्य के प्रति भक्ति रखता है, जिसे राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त हों। अब बात कर लेते हैं अच्छे नागरिक के क्या गुण होते हैं। तो उत्तम व्यक्तित्व, राष्ट्रभक्ति, मताधिकार का उचित प्रयोग, कानून का पालन, कर्तव्य निष्ठा, ठीक है ना। अब देखो, अब बात कर लेते हैं अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य हैं। तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सुरक्षा में मजबूत करना, कुरीतियों एवं कुप्रथाओं पर रोक लगाना, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना, मानव अधिकारों को सम्मान करना। बात कर लेते हैं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो कितने हैं? 6 हैं। मौलिक अधिकार कितना है? 6 है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा शिक्षा का अधिकार, पांचवा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो, मनोबल किसे कहते हैं। मनोबल व्यक्ति का वो मनोभाव है जो उसे विषम परिस्थिति में भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार रखता है। अब ये प्रश्न बनता है कि मनोबल विकसित करने वाले महत्वपूर्ण तत्वों के नाम। तो पहला राष्ट्रीय भावना, दूसरा देश प्रेम और देशभक्ति, तीसरा कर्म में विश्वास, चौथा नेतृत्व में विश्वास, पांचवा साथियों में विश्वास, छठवां आत्मविश्वास, सातवां विजय में विश्वास। अब ये है सहनशीलता किसे कहते हैं। तो अनिच्छा एवं मानसिक शारीरिक थकान के बावजूद किसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना सहनशीलता कहलाता है, ठीक है ना। और देखो, अब तो नहीं है, हाँ, अब तो ड्रिल आ गया। तो देखो, अभी आप सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, जो भाई पूरा वीडियो देखे होंगे, अगर एक भी क्वेश्चन छूटा होगा तो कमेंट कर देना, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है ना। जो भाई पूरा वीडियो देखा होगा और अपने नोटबुक में नोट किया होगा ना, उसको कोई फेल नहीं कर सकता है। आप पेपर देकर आना, उसके बाद से कमेंट करना, ठीक है ना।
चलो ठीक है, अभी हमको भी पेपर देना है तो अब देखते हैं। वैसे मैं आप लोगों को जितना भी बताया हूँ ना, इसमें से पूरा का पूरा मैं रट लिया हूँ, पूरा याद कर लिया हूँ। बस मतलब कुछ क्वेश्चन होगा जो हमसे छूट पाएगा, नहीं तो बाकी सब याद कर लिया हूँ। अभी भी लगा हूँ, ठीक है ना, अभी खोज रहा हूँ कौन इंपॉर्टेंट है। तो जितना इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अपना तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।